वैभव ने बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स भी क्रैक किए हैं। एक बार सर उनके बारे में बताएंगे कि आपने कौन सी और कंपनी क्रैक करी है अपार्ट फ्रॉम गूगल, एंड कंपनसेशन कितना था? अच्छा, कोई रिग्रेट है ऐसा कॉलेज का कि यार ये चीज़ अगर मैं थोड़ी बढ़िया कर लेता, बहुत अच्छी कंपनी निकल जाती, कॉलेज में होते होते ही आप गूगल माइक्रोसॉफ्ट निकाल लेते? रिग्रेट इस चीज़ का कि डेवलपमेंट मैंने टाइम तो दिया, मैंने ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट करी नहीं, कि स्टार्ट कर लिया चलो वेब कर लेते हैं, तो 2 महीना वेब डेवलपमेंट कर ली, मतलब अच्छे से करा, टाइम देखी करी। तो फिर क्या हुआ, कुछ लोगों से बात हुई या फिर कुछ हुआ कि नहीं वेब में मज़ा नहीं आ रहा, चलो एंड्रॉइड कर लेते हैं। एंड्रॉइड के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं एंड्रॉइड में मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर MLA कर लिया, ब्लॉक चेन कर लिया। टाइम बहुत स्पेंड किया, बट ये था कि कुछ सीखने को नहीं मिला, तो वो रिग्रेट है मेरा। अब रिज्यूमे पे आते हैं। रिज्यूमे भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। लैक्स ऑफ रिज्यूमे एक जॉब ओपनिंग के लिए सबमिट हो जाते हैं। तो एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाया जाए? फाइनली आपने इतने सारे इंटरव्यूज दिए हैं इतनी सारी कंपनीज में, एंड ये रिसेंट के इंटरव्यूज हैं। सो आई वांट टू नो कि आजकल SDE प्रोफाइल के लिए किस तरीके के राउंड्स हो रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, गूगल, अमेजोन, जो भी आपने कंपनीज में इंटरव्यू दिया है उसमें। ठीक है फराज, तो मैं इस आंसर को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा। 4 पार्ट्स में क्यों? सबसे पहले डिस्कस करते हैं DSA राउंड। वैभव, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लेट से आज अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो लगभग कितने दिनों बाद हमें कॉल्स आना स्टार्ट होंगे? अपने एक्सपीरियंस से बताइए जरा। हमें ना एक रोड मैप बताइए फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए, और फिर उसके बाद थर्ड ईयर फोर्थ ईयर स्टूडेंट का जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वेस्ट कर दिया एंड दे वांट टू स्टार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड ईयर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा वैभव, ये बताइए कि आपने DSA के कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं? मतलब मैंने काफ़ी अच्छे अमाउंट में करे हैं। कॉलेज एंड होते हुए 900 क्वेश्चंस प्लस थे। सो मेरे अब करेंटली लीड कोड पे इट इज़ मोर देन। इतने क्वेश्चन कर लेंगे तो गूगल निकल जाएगा। आप में से कुछ लोग एक टियर 3 कॉलेज में एडमिशन लेने वाले होंगे या ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे। कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे एंड वांट टू स्विच टू अ गुड कंपनी। यू आर एट द राइट पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ वैभव है, जिन्होंने एक टियर 3 कॉलेज से पढ़ाई करी है, कोडिंग थोड़ा लेट स्टार्ट करी, बट 2025 में रिसेंटली ही उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ऑफर क्रैक करे हैं, इंक्लूडिंग गूगल एंड अमेजॉन। हम लोग वैभव से उनकी जर्नी तो पूछेंगे ही कि उन्होंने अप्लाई कैसे किया, कौन से प्लेटफॉर्म से उन्होंने कोडिंग करी अपार्ट फ्रॉम DSA, और क्या क्या पढ़ा, प्रिपरेशन कैसे करी, टाइम कैसे मैनेज किया। लेकिन इसके अलावा ना इस पॉडकास्ट में हमने 3 कैटेगरीज के लिए बहुत अच्छा सा रोड मैप भी डिस्कस किया है। पहला उन लोगों के लिए जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है या सेकंड ईयर स्टूडेंट है, जिनके पास टाइम है, बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरा उन लोगों के लिए जो कि थर्ड ईयर में है या फोर्थ ईयर में है, उन्होंने फर्स्ट सेकंड ईयर वेस्ट कर दिया अपना, ज़्यादा टाइम उनके पास नहीं है। एंड तीसरा रोड मैप उन लोगों के लिए जो कि जॉब में है, उसके साथ साथ टाइम मैनेज करना चाहते हैं, एंड दे वांट टू गेट आउट ऑफ देयर जॉब एंड वांट टू क्रैक समथिंग बिग। बहुत ही अच्छे से हमने तीनों रोड मैप डिस्कस करे हैं, सारे रिसोर्सेज बताए हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, कंपनीज में अप्लाई कैसे करना है, रिज्यूमे कैसे बनाना है। आपको ना ये पॉडकास्ट एंड तक देखनी है, चाहे आप फ्रेशर हो, कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो, या फर्स्ट ईयर में हो, या फिर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो। ठीक है, वॉच द पॉडकास्ट टिल द एंड, लिसन टू एवरीथिंग, एंड मोर देन दैट, इन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करो, तभी ये पॉडकास्ट सक्सेसफुल होंगी। अगर आपके पास भी एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है, यू कैन लेट मी नो थ्रू माई email विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आती है तो यार लाइक ज़रूर कर दिया करो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड लेट्स वॉच द पॉडकास्ट टुगेदर टिल द एंड। नाउ लेट्स स्टार्ट। हाय वैभव, हाउ आर यू? या हाय फ्राज, आई एम ग्रेट। आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया। तो बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट ना, हमारी ऑडियंस के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। बिल्कुल। सो माय नेम इज़ वैभव एंड आई एम करेंटली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू एट गूगल। इससे अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव वर्कड इन सैमसंग फॉर 2 years. I have graduated from JC Bose University of Science and Technology YMCA in Electronics and Computer Engineering. So yeah. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इसके साथ साथ वैभव ने बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स भी क्रैक किए हैं। एक बार सर उनके बारे में बताएंगे कि आपने कौन सी और कंपनी क्रैक करी है अपार्ट फ्रॉम गूगल, एंड कंपनसेशन कितना था? ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम गूगल सबसे पहले मेरा सैमसंग था। इट वॉज एन ऑन कैंपस। सो सैमसंग में जो मेरा फर्स्ट ईयर CTC था, इट वॉज अराउंड 13.5. देन आई हैव क्रैक्ट लाइम रोड, इट इज़ काइंड ऑफ स्टार्टअप, सो द CTC वॉज अराउंड 17.5. एंड इसके बाद आयन ट्रेडिंग, इट्स एन MNC, द CTC वॉज अराउंड 19.5. एंड इसके बाद फिर अमेजोन का भी स्टैंडर्ड CTC, इट वॉज अराउंड 27. एंड येस, देन आफ्टर गूगल, द गूगल वॉज बेस्ट अमंग ऑल ऑफ दिस। ओके, ग्रेट। तो काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलने वाला है आपसे, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये सारे के सारे ऑफर्स आपने अभी रिसेंटली क्रैक करे हैं, राइट? एंड मेजरली ऑफ कैंपस ऑफर्स थे। येस, करेक्ट। लाइक सैमसंग वॉज ऑन कैंपस। सैमसंग मैंने किया था 22 में, September 22. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल आर ऑफ कैंपस। जो लाइम रोड था दैट वॉज August 24. एंड देन आयन ट्रेडिंग, अमेजोन एंड गूगल, दे आर द सिमिलर टाइमलाइंस, दैट इज March 25. अच्छा, ये सारे आपने March 25 में क्रैक किए हैं, एंड योर ग्रेजुएशन वाज Yes. 2023। Yeah, I graduated in June 23.
ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए मुझे कि क्योंकि आपने अभी रिसेंटली ऑफ़र क्रैक किए, तो आपसे पूछना बनता है कि मार्केट सिनेरियो कैसा है आजकल? मार्केट सिनेरियो मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, हायरिंग स्लो डाउन है। इफ़ यू कंपेयर इट विद द कोविड टाइम्स और मेरे सीनियर बैचेस से अगर हम कंपेयर करें तो उस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। अभी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं, लाइक थोड़ी कम हो गई हैं, थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, कंपनीज़ लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, बहुत सारे स्टार्टअप्स अभी हायर कर रहे हैं। बट पॉइंट ये है कि इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ रहा है, लाइक काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, काफ़ी बार अप्लाई करना पड़ रहा है। सो मार्केट इज़ स्लो डाउन अगर पहले टाइम से कंपेयर करें तो। ओवरऑल बाकी थोड़ा एआई ने भी इम्पैक्ट किया है कि जॉब ओपनिंग्स कट हो रही हैं। सो यस, तो मार्केट थोड़ा तो स्लो है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अब बहुत सारे टियर 3 कॉलेजेस के स्टूडेंट का सपना होता है कि उनको गूगल क्रैक करना है, माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करना है, मेटा क्रैक करना है, एंड इट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल अगर आप एक राइट स्ट्रेटजी फॉलो करें, अलॉन्ग विद द राइट गाइडेंस एंड मेंटरशिप। अब वैसे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेजेस की होनी चाहिए, बिकॉज हम लोग कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, 4 साल स्पेंड करते हैं इन केस ऑफ बीटेक, एंड उसके साथ साथ बहुत सारी फीस भी देते हैं। लेकिन होता क्या है अक्सर कि जो मार्केट की डिमांड होती है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है, एंड कॉलेज का करिकुलम कई बार बहुत पुराना होता है, 20-20 साल पुराना होता है, एंड दैट्स वाई इट्स नॉट एबल टू प्रिपेयर अस एंड मेक अस जॉब रेडी। हालांकि बेसिक्स वगैरह हमारी क्लियर हो जाते हैं कॉलेज से, लेकिन एक्चुअल प्रिपरेशन जॉब के लिए हमें खुद ही करनी पड़ती है। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपको भी ये प्रिपरेशन खुद से ही करनी पड़ेगी अपने एंड से, जैसे मुझे करनी पड़ी थी, और मेरे ही जैसे और जो लोग अच्छी अच्छी जगह प्लेस हुए हैं उन्होंने भी प्रिपरेशन खुद से ही करी थी। लेकिन अगर आप एक कॉलेज ढूंढ रहे हैं, देन मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी अ वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर यू, बिकॉज दे हैव एन अपडेटेड करिकुलम। इन लोगों का जो करिकुलम है वो आज की मार्केट के डिमांड के हिसाब से बनाया हुआ है। सो यू डू गेट अ कॉलेज डिग्री, बट अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो डेवलप स्किल्स। यहाँ कोडिंग डे 1 से ही शुरू हो जाती है। फर्स्ट ईयर में बेसिक से लेकर के थर्ड ईयर तक यू विल स्टार्ट लर्निंग एलएलएम्स, न्यूरल नेटवर्क्स एंड एआई डेवलपमेंट। यू विल हैव पॉलिश गिटहब रेपोज, टेक ब्लॉग्स, लिंक्डइन प्रोफाइल्स जो एक्चुअल में काम आती हैं व्हेन यू आर हंटिंग जॉब। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू विल हैव कॉन्फिडेंस। यू विल गेट एक्सेस टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स, मैकबुक एंड प्रीमियम एआई टूल्स। द करिकुलम इज डिजाइन कीपिंग इन माइंड द करंट मार्केट डिमांड्स। मेंटर्स भी वो हैं जो एक्चुअल में इन कंपनीज में काम कर चुके हैं। दे हैव अ वेरी गुड टीम। वरुण कोहली एंड कार्तिक माथुर, जिन्होंने 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गूगल, मेटा जैसी कंपनीज के लिए ट्रेन किया है। अर्पित सारदा, एक्स जेपी मॉर्गन एंड ब्रिट्स प्लानी ग्रेजुएट। अब यहाँ पर एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है? तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप लोगों को एक टेस्ट देना है, एंड इस टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। टेस्ट की जो डेट है दैट इज 5 जुलाई, एंड सिर्फ 4 तक ही रजिस्ट्रेशन ओपन है। ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम बचा है, आप लोग जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। गो रजिस्टर फॉर द टेस्ट एंड डू अपीयर फॉर द टेस्ट ऑन 5th। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने कितनी कंपनी में अप्लाई किया था? फ़राज़, मैंने बहुत ज़्यादा कंपनीज़ अप्लाई किया है, लाइक मैंने 2000 से ऊपर बार अप्लाई किया है। लाइक 200-300 कंपनीज़ में तो मैंने मिनिमम अप्लाई किया है। अब अगर आप एमएनसीज़ लोगे, जैसे डोबी हो गई, इसमें काइंड ऑफ आई हैव अप्लाइड फॉर 40 प्लस टाइम्स, अमेज़न 30 प्लस टाइम्स, माइक्रोसॉफ्ट 30 प्लस टाइम्स, गूगल 15-20 प्लस टाइम, और बहुत सारी अलग-अलग कंपनीज़ में, एमएनसीज़ में अप्लाई किया है। तो हाँ, मैंने काफ़ी बार अप्लाई किया है। सो या दैट्स इट। ओके, ठीक है। आपकी जो अप्लाई करने की स्ट्रेटजी है, रिज्यूमे प्रिपरेशन, उन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले ना थोड़ा हुँ, सा हुँ। बैकग्राउंड हमें आपके कॉलेज का दो, कि कॉलेज में आपके कल्चर कैसा था कोडिंग का, लोग कोडिंग करते थे, प्लेसमेंट सिनेरियो वगैरह कैसा था? कोडिंग कल्चर हमारे कॉलेज में ऐसा था कि लाइक इट इज़ नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही कोडिंग नहीं हो रही, हाँ होती थी, बट कम लोग करते थे, इतना ज़्यादा कोडिंग अवेयरनेस नहीं है कॉलेज में। एंड कुछ क्लब्स थे जैसे मनन गीक्स मैन, तो मैं फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर में होता है ना, बच्चा आता है तो इतना पता नहीं होता, तो मैंने भी कोडिंग क्लब में अप्लाई किया और मेरा फॉर्चुनेटली गीक्स मैन में हो गया था। और बात करें अगर प्लेसमेंट सिनेरियो की, तो प्लेसमेंट सिनेरियो बहुत अच्छा तो नहीं था। लाइक इट इज़ अ टायर 3 कॉलेज, तो एवरेज पैकेज वही 3-3.5 लाख रुपए का था, और 3-4 कंपनीज़ हैं जो आती थी जो 10 से ऊपर देती थी, तो यही था, मतलब प्लेसमेंट सिनेरियो वाज नॉट गुड। और बाकी कोडिंग कल्चर इज़ ओके, इट इज़ नॉट वेरी बैड। ओके, आपने कोडिंग कब स्टार्ट करी थी? ओके फराज, तो क्या था कि मतलब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, मतलब फर्स्ट ईयर में कॉलेज आते तो इतना पता नहीं होता कि क्या कोडिंग करनी है, कैसे करनी है। तो वही फर्स्ट ईयर में, जैसे मैंने बताया कि क्लब्स में हो गया था, एक कोडिंग क्लब था गीक्समैन, उसमें हो गया मेरा। तो कोडिंग की जो अवेयरनेस आई वो थोड़ी सेकंड ईयर में आई। सेकंड ईयर से मैंने, पहले जैसे फर्स्ट ईयर में तो सी होती है, वो सभी की होती है, वो थोड़ा बहुत करा था, बट सी का इतना यूज़ नहीं किया डेटा स्ट्रक्चर्स में। तो सेकंड ईयर में मैं आया, फिर मैंने देखा कि हाँ, कि सब लोग डीएसए और इन सब की बातें कर रहे हैं, तब मैंने सेकंड ईयर के स्टार्ट में सी प्लस प्लस सीखना शुरू किया था। जब मैंने सी प्लस प्लस सीखी, फिर उसके बाद मैंने उसमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सीखना शुरू किया, और उसके पैरेलली में मैंने थोड़ा डेवलपमेंट वगैरह करना भी शुरू कर दिया था। तो डेवलपमेंट मैंने मतलब
डेवलपमेंट ऑन ऑफ चलता रहा, डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं चला मेरा, बट हाँ मैंने सेकेंड ईयर में ऑलमोस्ट पूरे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सारे खत्म कर दिए थे। मतलब सबका ओवरव्यू, सबके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस वो सारे मैंने लगा लिए थे, तो डेटा स्ट्रक्चर में अच्छा होल्ड हो गया था सेकेंड ईयर के एंड तक। बट डेवलपमेंट में वही कभी एंड्रॉयड कर ली थी, कभी वेब कर ली थी, तो इतनी अच्छी ग्रैस्प नहीं हो पाया, तो सेकेंड ईयर की जर्नी ये रही। फिर थर्ड ईयर में लाइक कॉलेज प्लेसमेंट्स आने होते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि आप फिफ्थ सेमेस्टर जब एंड होता है तो उसके बाद प्लेसमेंट सीजन के लिए आपको तो पढ़ने के लिए 6 महीने मिलते हैं। और थोड़ा उस टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स का था, तो मेरे पे कॉलेज का वो सब्जेक्ट्स होते हैं उसका प्रेशर भी बहुत था, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ब्रांच थी। इस चक्कर में 9 सब्जेक्ट्स थे फिफ्थ सेमेस्टर में। तो फिर थोड़ा ऐसा फिफ्थ सेमेस्टर में थोड़ी कम कोडिंग हो पाई, बट जैसे ही फिफ्थ सेमेस्टर ख़त्म हुआ, मेरे को अभी भी याद है कि लाइक हम लोग कहीं घूमने वूमने गए थे, हम दोस्त तेरा। तो हम जब लौट के आ रहे थे तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि भाई अब तो प्लेसमेंट्स आ रही हैं, अब तो करना है, अब तो कुछ करना है। तो वो जो फिफ्थ सेमेस्टर से लेके सिक्स सेमेस्टर है, मैंने उसमें बहुत ज़्यादा डीएसए किया है, मतलब लाइक इट इज़ एक्सट्रीमली, मैंने जितना मैं कर सकता था मैंने किया। आप मेरा लीड कोड ग्राफ देखेंगे तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रीन है, क्योंकि वो ये था कि प्लेसमेंट चाहिए, डीएसए करना है, क्योंकि जो मेजर कंपनीज थी, जो मेरा टारगेट था वो भी ऐसा था, जो कंपनीज 10 लाख से ऊपर देती है मैं सिर्फ उन्हीं में अप्लाई करूंगा, मैंने उनसे नीचे अप्लाई भी नहीं किया था। तो उन 6 महीने मैंने बहुत अच्छे से डीएसए किया, डेवलपमेंट इतना नहीं कर पाया मैं उस टाइम पे। सो लाइक प्लेसमेंट हो गया फिर सिक्स सेमेस्टर के बाद, तो ठीक है, फिर से वापस थोड़ा कम हो गई कोडिंग। तो यही थी मेरी कोडिंग जर्नी तो कॉलेज में। ओके, बेसिकली 6 सेमेस्टर के बाद आपकी इंटर्नशिप लग गई सैमसंग में, राइट? हाँ, राइट, यस। ओके, ग्रेट। बाकी मतलब आप कैसे स्टूडेंट थे? पढ़ाकू स्टूडेंट थे या फिर घूमने वूमने जाया करते थे? जैसे आपने बताया कि आप घूमने भी गए थे, तो लाइक यूज्ड टू बैलेंस, या फिर सिर्फ कोडिंग 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 पूरे टाइम? नहीं नहीं, मैं कोडिंग में नहीं था, मैं ऐसे मतलब मैं काफ़ी फेमिलियर, मतलब सब लोगों से मिलता जुलता रहता था। मैं घूमने भी बहुत गया हूँ, मतलब घूमने का ऐसा था कि हाँ ट्रिप तो जाना ही है, हम प्लेसमेंट से पहले ट्रिप पे गए, जैसे ही प्लेसमेंट है प्लेसमेंट के बाद भी ट्रिप पे गए। और मैं ऐसे था कि क्लब में मेरे को पोजीशन होती है हमारे उसमें जॉइंट सेक्रेटरी काइंड ऑफ, तो उसमें भी मैं ऑर्गेनाइज करवाता रहता था, कोडिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा दिए, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवा दिए, हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज करवा दिए, और लाइक मतलब जो फेस्ट होते फेस्ट ऑर्गेनाइज करवा दिया। तो आई वॉज नॉट पढ़ाकू, मतलब पढ़ाकू तो नहीं था, बट हाँ पढ़ लेता था, ऐसा नहीं कि पढ़ता भी नहीं था। तो यही था। ओके, ठीक है, ठीक है। या अच्छा, कोई रिग्रेट है ऐसा कॉलेज का कि यार ये चीज़ अगर मैं थोड़ी बढ़िया कर लेता, तो मे बी इंस्टेड ऑफ सैमसंग जहाँ पर आपको शायद 13.5 लाख का पैकेज मिला था, बहुत अच्छी कंपनी निकल जाती, कॉलेज में होते होते ही आप गूगल माइक्रोसॉफ्ट निकाल लेते? आ, मतलब रिग्रेट मेरे को थोड़ा इस बात का है कि मतलब कंपनी का नहीं है, क्योंकि ऑफ कैंपस पता नहीं श्योरिटी नहीं थी, और सैमसंग वाज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी की जो कॉलेज में आती थी। बट रिग्रेट इस चीज़ का है कि डेवलपमेंट मैंने टाइम तो दिया, मैंने ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट करी नहीं, डेवलपमेंट में मैंने टाइम अच्छा खासा दिया, बट मैंने कंसिस्टेंसी नहीं रखी। मतलब ऐसा कुछ था कि स्टार्ट कर लिया, चलो वेब कर लेते हैं, तो 2 महीना वेब डेवलपमेंट कर ली, मतलब अच्छे से करा, टाइम देखी करी। बट फिर क्या हुआ, कुछ लोगों से बात हुई या फिर कुछ हुआ कि नहीं नहीं वेब में मज़ा नहीं आ रहा, चलो एंड्रॉयड कर लेते हैं। तो फिर वो 2 ढाई महीना एंड्रॉयड कर ली। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एंड्रॉयड के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं एंड्रॉयड में मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर MLA कर लिया, ब्लॉक चेन कर लिया। तो वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं रही, मतलब टाइम बहुत स्पेंड किया, बट ये था कि कुछ सीखने को नहीं मिला, तो वो रिग्रेट है मेरा। गॉट इट, गॉट इट। ये अक्सर ना कोडिंग के प्लेटफॉर्म्स के साथ भी होता है। लाइक कुछ लोग सोचते हैं कि यार सीपी कर ले, फिर उससे कोड शेफ कोड फोर्स से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं मेरा दोस्त तो बिल्कुल। लीड कोड कर रहा है, गीक्स फॉर गीक्स कर रहा है, तो फिर वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, फिर यस, हैकर रैंक हैकर पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी मतलब थोड़ा सा फोकस रहना चाहिए कि ठीक है यार अब एक प्लेटफॉर्म पकड़ो। बाकी आप बताइए, बिल्कुल। आपने कौन से प्लेटफॉर्म से डीएसए सीखा है? हाँ फराज, ये आपकी बात बहुत सही है कि लोग प्लेटफॉर्म, कोडिंग प्लेटफॉर्म भी बदलते रहते हैं, और ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया, मैंने भी ये हरकतें करी। और लेकिन मेरे साथ ये प्लस पॉइंट था कि हाँ ठीक है, मैं रुक गया, मतलब मैंने जैसे बताया कि सेकंड ईयर में कोडिंग शुरू करी, मैंने 6 महीना करा, मैंने हर प्लेटफॉर्म पे करा, हैकर पे करा, एड कोडर पे करा, CS पे करा, कोड फोर्सेस, कोड शेफ, GFG, लीड कोड, इन सारे प्लेटफॉर्म्स मेरी आईडी है, मैंने सब ट्राई किए। बट रियलाइजेशन हो गई थी कि 1.5 सेमेस्टर मतलब 1.5 ईयर के बाद, नहीं नहीं भाई इससे कुछ नहीं होगा, सारे क्वेश्चन सेम है, एक प्लेटफॉर्म पे फोकस करते हैं, जिससे थोड़ा उसका UI का आइडिया लगेगा, थोड़ी फोकस बनेगा। तो मैंने भी करा, मैंने सारे प्लेटफॉर्म से करा है, बट फिर एट द एंड मेरा फिक्स हो गया था कि मैं कॉलेज में लीड कोड करता था, कोड फोर्सेस करता था एंड GFG करता था, मेरा कॉलेज में फिर ये रहा। ओके, ओके, ग्रेट। तो आई थिंक जो ये पॉडकास्ट पहले से सुन रहा है ना, जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, उसको भी पहले से पता चल जाएगा कि भाई ये गलतियां नहीं करनी है आपको। आप आराम से अपना 1 महीना निकालो, 1 महीने में आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा टेक स्टैक सीखना है डेवलपमेंट में। अगर आपको एंड्रॉइड सीखना है, मशीन लर्निंग सीखना है, पहले अपने आप माइंडसेट बना लो उस चीज़ के लिए। एंड उसके लिए क्या कर सकते हो आप लोग, पॉडकास्ट वगैरह देख सकते हो, डिफरेंट पॉडकास्ट देख लो कि अगर आप एंड्रॉइड कर रहे हो तो आपका क्या फ्यूचर है, मशीन लर्निंग कर रहे हो उसमें क्या क्या सीखना होता है, फ्यूचर क्या है उसका। देन गो फॉर इट ऑल इन, ठीक है। सेम विथ डीएसए, एक प्लेटफॉर्म चूज कर लो। एंड जैसा कि मैं भी आपको एडवाइस करूंगा, आप लीड कोड चूज कर लो।
लीड कोड में बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ऑर्गेनाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनफैक्ट मैंने भी एक प्रॉपर लीड कोड के क्वेश्चंस उठा करके ही एक शीट बना रखी है, इसमें सारे के सारे पैटर्न्स कवर्ड हैं, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है वैभव, तो अब हमें ना एक रोड मैप बताइए फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी कुछ नहीं किया है स्टार्ट, और फिर उसके बाद थर्ड ईयर फोर्थ ईयर स्टूडेंट का जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वेस्ट कर दिया एंड दे वांट टू स्टार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड ईयर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लाइक फर्स्ट सेकंड ईयर में जो मैंने गलतियां करी बाकी लोग ना करें। तो मतलब रोड मैप जो मैंने सीखा मैं वो बताता हूँ। एग्जैक्ट रोड मैप तो आई डोंट नो कि सही है नहीं है, बट जो मैंने सीखा और मेरे को समझ आया वो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहला तो काफ़ी स्टूडेंट्स का परसेप्शन होता है कि यार सीजीपीए नहीं इंपॉर्टेंट होती। ऐसा नहीं है गाइस, आपको क्लास टॉपर नहीं बनना, कि ऐसा नहीं 9.5 पॉइंटर ला रहे हो, बट हाँ अगर आपकी सीजीपीए कम है तो वो भी इम्पेक्ट करता है आपके रिज्यूमे को। तो ऐसा नहीं कि सीजीपीए मेंटेन नहीं करती, ट्राई टू मेंटेन 8+। 8+ इज डिसेंट है। जब आपका ऐसे सीजीपीए वाला सीन सॉर्ट हो जाता है, और वन वन थिंग, जब आप फर्स्ट सेकंड ईयर में हो और आपके पास थोड़ा टाइम है तो ट्राई करो कि थोड़ी सीजीपीए ज़्यादा लाओ। सीजीपीए ज़्यादा इसलिए लाओ क्योंकि जब थर्ड फोर्थ ईयर में आओगे ना तब सीजीपीए लाने का टाइम नहीं होगा, तो वो थोड़ा बैलेंस आउट हो जाएगा आपकी ओवरऑल सीजीपीए जब आप पास हो गए। तो फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। सेकेंड थिंग, जब आपका सीजीपीए चलो सॉर्ट हो गया तो सिर्फ कॉलेज से कुछ नहीं होता, कॉलेज सीजीपीए से नहीं हो पाता। तो आपको अब सबसे पहले कोडिंग में आना है। कोडिंग में आने के लिए सबसे मेन टूल क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो। ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, C++, जावा, पाइथन चूज़ कर लो जो आपको पसंद हो। बट हाँ ध्यान रखना, जो हमने चूज़ करी ना वो कॉलेज के 4 साल तक आपके साथ ही रहेगी। फिर ये नहीं हो पाएगा कि थर्ड ईयर में मन कर रहे हैं नहीं C++ में मज़ा नहीं आ रहा जावा कर लेते हैं, वो नहीं हो पाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगी उस चीज़ में फिर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करो देख के समझ के। पॉडकास्ट जैसे फ्राज भाई ने बोला कि पॉडकास्ट देख लो, वैसे कर सकते हो। जब आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर ली, 1 महीना दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, थोड़ा सिंटेक्स सीखो, थोड़े प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से यूज टू हो। आईडी से, जो आईडी यूज़ कर रहे हो, विजुअल स्टूडियो कोड कर रहे हो, कोड ब्लॉक्स कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो उससे थोड़ा यूज टू हो। तो 1 महीना आप इन सब चीज़ों को दो। तो जैसे 1 महीना आपका कंप्लीट हो गया, अब आपको थोड़ा कोडिंग का आइडिया हो गया, लैंग्वेज का आइडिया हो गया, तो अब क्या करना चाहिए? मतलब मेन चीज़ तो वही होती है ना, अब डीएसए के लिए आपने लैंग्वेज सीखी है तो सबसे पहले डीएसए की थोड़ी थ्योरी पढ़ो। मतलब कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं कि सीधा लैंग्वेज सीखे और क्वेश्चन पे कूद गए। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम दो अपने आपको, 15-20 दिन, 1 महीना। थोड़ी थ्योरी पढ़ो, सारे डेटा स्ट्रक्चर जैसे आपके एरेज हो गए, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक्स हो गया, क्यूज, प्रायोरिटी क्यू, ग्राफ्स, ट्रीज, इन सब की थ्योरी पढ़ो। अभी मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन करो, 15-20 दिन, 1 महीना दो, थ्योरी पढ़ो। उसके बाद जब थ्योरी कंप्लीट हो जाए, एल्गोरिदम्स जैसे बाइनरी सर्च हो गया आपका, उसके बाद रिकर्जन हो गया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया, आपको जब इन एल्गोरिदम की थ्योरी पता है, आपको मतलब दिमाग में इमेज बन रही है कि हाँ ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है, तो जब थोड़ी इमेज बन जाएगी, थोड़ा यूज तो हो जाओगी, अब लैंग्वेज से यूज तो हो गए हो, अब इन डेटा स्ट्रक्चर्स की इमेज बन गई है, तो अब क्वेश्चंस पे जाओ। और बिना क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये थ्योरी बस इसलिए कि हाँ थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाए, दिमाग थोड़ा कर पाए, कि समझ पाए कि चीज़ें हो क्या रही हैं। तो जैसे ही आपने फिर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे क्वेश्चंस पे गए, जैसे फराज भाई ने बोला लीड कोड की उन्होंने लिस्ट बना रखी है क्वेश्चंस की, तो यार वो लिस्ट फॉलो करो। मैं ये नहीं कह रहा कि फराज भाई की करो, किसी की भी करो, बट लिस्ट फॉलो करो। क्योंकि अगर लीड कोड आप कर रहे हो और ऐसा ही जैसे मैंने आपको बताया जो मैंने गलती करी, मतलब मैं 6-7 महीने में समझ गया, बट वो 6-7 महीने भी क्यों वेस्ट करने हैं? क्वेश्चन की लिस्ट लो टॉपिक वाइज, उसमें से पहले सारे क्वेश्चंस करो, पहले इजी मीडियम क्वेश्चंस कर लो, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस ग्रैस्प हो जाए, कि हाँ समझ आ जाए कि क्वेश्चंस हो रहे हैं। 3-4 महीने आप एटलीस्ट इस पे दो। जब आप 3-4 महीने रोज एक क्वेश्चन करोगे ना, एक या दो क्वेश्चन, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल पे होगा 4 महीने बाद, मतलब आई कैन गारंटी यू दैट। ठीक है, अब आपने 6 महीने लगा चुके हो, तो अब सिर्फ क्वेश्चंस करने से भी नहीं होता। अगर आप इंटरव्यू, आपको प्रिपेयर होना है, तो इंटरव्यू में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम है, ऐसे ही नहीं कि 6 घंटे मिल रहे हैं, 7 घंटे मिल रहे हैं क्वेश्चन करने के, वहाँ फिक्स है 45 मिनट्स टू 1 आवर। तो आपको अपनी स्पीड को काम करना है। अब आपने क्वेश्चंस में लॉजिक पे काम कर लिया, आप लैंग्वेज से समझ गए, अब आपको अपनी स्पीड पे काम करना है। तो स्पीड पे काम करने के लिए बेस्ट तरीका होता है कॉन्टेस्ट देना। तो 6 महीने बाद कॉन्टेस्ट देना शुरू कर दो। लीड कोड पे कॉन्टेस्ट दो, कोड फोर्सेस कोड शेफ पे कॉन्टेस्ट दो। कॉन्टेस्ट दोगे, आपको अपनी दिक्कतें समझ आएंगी, आपको अपनी प्लस पॉइंट समझ आएंगे, आपको समझ आएगा कि मैं कहाँ वीक हूँ, मैं कहाँ स्लो डाउन हो रहा हूँ, मैं कहाँ फास्ट हूँ, कहाँ मेरी है, मतलब कहाँ मैं स्पेशल हूँ। तो उन सब चीज़ों से जब आपने कॉन्टेस्ट दे दिया, जब आपने और ऐसा है कि ये कॉन्टेस्ट एक कॉन्टेस्ट से दो कॉन्टेस्ट से नहीं होगा, रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, जिससे थोड़ी स्पीड बिल्डअप हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, आपको एकदम आ जाए कि हाँ आपको लग रहा है कि मेरे दिमाग में इमेज बन रही है क्वेश्चंस की। जब तक इस स्टेज पे नहीं पहुंचते तब तक बिल्कुल फोकस्ड डीएसए करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा टाइम, सिर्फ डीएसए नहीं है, मतलब एक टिप होती है ना, वो फराज भाई, कि बच्चे कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज में बिल्कुल ही क्लास में कुछ नहीं सुनते हैं, फिर घर आके सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं, वो वाला काम नहीं करना है। कॉलेज जाओ, कॉलेज की क्लास में अगर तुम बैठे हो तो अटेंटिवली बैठो यार। अटेंटिवली बैठोगे, जो टीचर पढ़ा रही है वो सुन लो, जिससे घर आके तुम्हें सेम चीज़ रिपीट ना करना पड़े। तो उससे थोड़ा टाइम सेव होगा और चीज़ों के लिए टाइम मिलेगा।
एक ये हो गया, और एक लास्ट है कि डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक बहुत मतलब ऐसा डिबेटेबल टॉपिक है, किस चीज़ की डेवलपमेंट की जाए। अब तुम अपने हिसाब से खुद चूज़ करो। मैंने देखो गलती करी थी कि मैंने सारी डेवलपमेंट्स एंड्रॉयड वेब MLA पता नहीं क्या क्या सब कुछ करने की कोशिश करी और कुछ नहीं हो पाया। तो मैं एज अ फर्स्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट, तो मेरे पास टाइम है, आराम से 1 महीना लो, 2 महीना लो, रिसर्च करो, वेब पे करो, एंड्रॉयड पे करो, MLA ब्लॉकचेन, पता नहीं बहुत सारी डेवलपमेंट्स है। तो किसी भी चीज़ पे रिसर्च करो, समझो कि तुम्हें क्या पसंद आएगा, तुम्हें तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्या बनाना है। एक डेवलपमेंट की चीज़ जब तुम चूज़ कर लो, मतलब तुमने अच्छे से एक्सटेंसिव रिसर्च करी, पॉडकास्ट देखो, फराज भाई की पॉडकास्ट है वो देख सकते हो, कुछ पॉडकास्ट देखो, समझो। जब तुम वो देखोगे समझोगे तो फाइनली फिर उस पॉइंट पे तुम्हें पहुंचना है कि हाँ मैं अगर ये चीज़ चूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसी पे स्टिक रहूँगा कि मैं चेंज नहीं करूँगा अब। कि अगर तुमने वेब चूज़ कर लिया ना, ये नहीं कि 2 महीने बाद एंड्रॉइड कर रहे हो, ये वाला काम नहीं करना है। जाओ वेब तुमने चूज़ कर लिया, वेब पे आप स्टिक रहो पूरे 6 महीने, 1 साल, 2 साल पूरे वेब को दो। तो अगर फर्स्ट सेकंड ईयर के तुम स्टूडेंट हो और तुम ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो तो तुम ऑलरेडी टॉप 1% में हो, टेंशन मत लो, हो जाएगा सब। तो यही है फराज भाई फर्स्ट सेकंड ईयर के लिए तो टिप। बिल्कुल। थोड़ा-सा मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, जैसा कि आपने बताया ना कि यार कॉलेज में ध्यान से पढ़ो ताकि आप बाद का टाइम बचा सको, कि आप अलग से नहीं पढ़ रहे हो, फिर कॉलेज की जो भी पढ़ाई है, असाइनमेंट वगैरह है, वहीं के वहीं ख़त्म करके आओ। और 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है? ये 4 सब्जेक्ट सेकंड ईयर से स्टार्ट हो जाते हैं शायद, तो आप इस पे ध्यान दो, ठीक है? ये आपको प्लेसमेंट के लिए अलग से ना करना पड़े, जो आप कॉलेज में पढ़ाए जा रहे हैं उन्हीं को अच्छे से पढ़ लो, वहाँ पर भी टाइम बचा लोगे आप लोग। ठीक है वैभव, तो बहुत अच्छा रोड मैप बताया आपने फर्स्ट सेकंड ईयर के लिए, इनके पास तो बहुत टाइम था। अब थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट अभी अपना टाइम वेस्ट कर चुके हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, थोड़ा-सा होपलेस भी हो जाते हैं कि यार हमने तो पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, अब 1 डेढ़ साल बचा है प्लेसमेंट के लिए, तो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? इनके लिए बता दीजिए कुछ एक बढ़िया सा रोड मैप। ठीक है। सो अगर आप थर्ड फोर्थ ईयर में हो, फर्स्ट सेकंड ईयर वेस्ट हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी बहुत टाइम है क्योंकि थर्ड ईयर में 6-8 महीने बहुत होते हैं। तो आपके लिए देखो चीज़ें बदलेंगी, आपके लिए चीज़ों में प्रायोरिटाइजेशन आएगा। अब जैसे फराज भाई ने बोला कंप्यूटर सब्जेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट DSA है। देखो DSA के बिना नहीं हो पाएगा, DSA हर कंपनी में पूछा जाता है। तो आपको करना सेम है बट थोड़ा जल्दी करना है और थोड़ी चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी है। तो सबसे पहले DSA करो, जितनी जल्दी हो सकता है DSA ख़त्म करो। पैरेलल में थोड़े थोड़े कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ते रहो। कंप्यूटर सब्जेक्ट इतने मुश्किल नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे वो हो जाएगा। तो आपकी प्रायोरिटी कुछ ऐसी रहनी चाहिए कि लाइक आपने DSA पढ़ा, बिल्कुल बढ़िया, फिर आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट्स पढ़े। अब देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट गेम है कि डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए आप अभी टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि आप बिल्कुल एडवांस प्रोजेक्ट्स बना सको या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सको कि मतलब मैं डेवलपमेंट में पूरा ही कुछ बनाना चाहता हूँ, नहीं हो पाएगा क्योंकि वो टाइम नहीं है। तो चीज़ें प्रायोरिटाइज करो, DSA को प्रायोरिटी दो, फिर कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ो। बट डेवलपमेंट इतना आना चाहिए कि हाँ अगर पूरा इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो बट आर्किटेक्चर दिमाग में आ रहा है कि हाँ अगर वेब से ये चीज़ बनानी है तो वो कैसे हो पाएगी, इतना आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको फ्रेमवर्क्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये फ्रेमवर्क्स काम कैसे कर रहे हैं। ऑल तो आपने इतना हैंड्स ऑन नहीं किया है बट ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर आप इतना करोगे और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट लाइक अगर इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हो ना, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अंडररेटेड स्किल है बट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है हम बोल ही नहीं पाते, हमें अंदर से चीज़ें आ रही हैं, हमें चीज़ें पता है बट ऐसा है कि हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे। तो यार थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दो। दोस्तों से इंग्लिश में बात कर लो, मेरे को पता है मजाक उड़ाते हैं दोस्त, बट ठीक है उनको बोलो भाई तुम्हारे भी काम आएगा। तो तुम थोड़ा दोस्तों से इंग्लिश में बात कर लो, थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर लो, अच्छा रहेगा। एंड एक चीज़ और फराज भाई मैं फर्स्ट सेकंड ईयर के बच्चों के लिए ऐड करना चाहूँगा कि रिज्यूमे ना, जो तुमने जब इतनी मेहनत करी है 1.5 साल जो मैंने तुम्हें बोला, अगर तुम वो कर रहे हो तो इंटर्न्स के लिए अप्लाई करो। अगर तुम इंटर्न्स के लिए अप्लाई करोगे ना, तुम्हें थोड़ा हैंड्स ऑन मिलेगा और तुम्हें काफ़ी अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। और थर्ड फोर्थ ईयर में भी पैरेलल आप इंटर्न्स में अप्लाई करते रहो जब तक प्लेसमेंट नहीं आ रहा, ठीक है? प्लेसमेंट जब आएगा तब आएगा, साथ में पैरेलल में थोड़ी प्लेसमेंट इंटर्न्स के लिए अप्लाई करो, क्योंकि अगर आपको पहले ही हैंड्स ऑन होगा, पहले ही थोड़ा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पता होगा, तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान रहेंगी। आप बता सकते हो अगले इंटरव्यू में कि हाँ मैंने पहले से ही काम किया हुआ है, तो वो चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती हैं। तो थर्ड फोर्थ ईयर में टेंशन वाली बात नहीं है, बस थोड़ी सी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, उस प्रायोरिटीज़ को फॉलो करें एंड यू विल बी गुड टू गो। ऑलराइट, ग्रेट। ठीक है, अब आप सभी को रोड मैप पता चल चुका है कि क्या-क्या करना है, कैसे करना है, अब करना आपके हाथ में है, कंसिस्टेंसी आपको खुद लेकर के आनी है। अच्छा वैभव ये बताइए कि आपने DSA के कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं? आह, अच्छा क्वेश्चन है फराज। तो मैंने DSA क्वेश्चंस मतलब मैंने काफ़ी अच्छे अमाउंट में करे हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ तो मैंने लीड कोड पे, जब मैं कॉलेज में था तो कॉलेज एंड होते हुए 900 क्वेश्चंस प्लस थे मेरे सिर्फ लीड कोड पे। कोड फोर्सेस पे आई गेस इट इज़ मोर देन 1000 क्वेश्चंस एंड GHG पे 500 प्लस क्वेश्चंस थे। ये कॉलेज के टाइम का था। उसके बाद भी मैंने मतलब DSA नहीं छोड़ा। जब मेरे को प्लेसमेंट हो गया था सैमसंग में, जब मैं इंटर्न कर रहा था, तब भी आई वॉज डूइंग द DSA। सो मेरे अब करेंटली लीड कोड पे इट इज़ मोर देन 1500 प्लस क्वेश्चंस।
सो हाँ, मैंने इतने ही डीएसए क्वेश्चंस करे हैं। इतने ही नहीं तो काफ़ी ज़्यादा है। आपको क्या लगता है इतने क्वेश्चन, मतलब इतने क्वेश्चन कर लेंगे तो गूगल निकल जाएगा? गूगल निकल जाएगा अगर आप अच्छे से कर रहे हो, मतलब लाइक कॉन्सेप्ट समझ के कर रहे हो, तो इतने क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, गूगल इससे कम में निकल जाएगा। बट पॉइंट ये है कि हाँ, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस करने से थोड़ी स्पीड इंप्रूव हो जाती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से ठीक है, गूगल इज़ नॉट डिफरेंट कि ऐसा कुछ अलग डीएसए पूछ रहे हैं। बट हाँ, आप ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो तो निकल जाएगा फॉर श्योर। ओके ग्रेट। अच्छा ज़रा इंपॉर्टेंट डीएसए टॉपिक बता दीजिए, बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके पास शायद इतना टाइम नहीं बचा कि वो इतने सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। सो आई जस्ट वांट टू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएसए टॉपिक्स फॉर इंटरव्यूज। ओके, सो फराज दिस क्वेश्चन ना, लाइक इट इज़ अ ऐसा क्वेश्चन है कि डिपेंड करता है कि आप अप्लाई कहाँ कर रहे हो। अगर आप मान लो कि अच्छी एमएनसीज में, जैसे बिग एमएनसीज है, गूगल हो गई, माइक्रो डीशो हो गई, उबर हो गई, सो दे जनरली आस्क हार्ड इंटरव्यू से क्वेश्चंस। हार्ड का मेरा मतलब ये है कि एडवांस टॉपिक्स पूछते हैं, जैसे कि ग्राफ पूछ लिया, डीपी पूछ लिया, सेगमेंट ट्रीज पूछ लिया, डीपी में भी अलग अलग वेरिएशंस पूछनी। तो इनका जो डीएसए लेवल रहता है वो काफ़ी, मतलब ऐसे लीड कोड हार्ड प्लस ही रहता है, लीड कोड हार्ड और लीड कोड हार्ड प्लस रहता है। बट इफ़ यू आर टारगेटिंग अमेजोन, सैमसंग, कुछ कंपनीज आयन ट्रेडिंग हो गई, सो इसमें डीएसए का लेवल इतना हाई नहीं रहता। सो इनके अगर आप टॉपिक्स की बात करो तो इसमें जनरली लिंक लिस्ट, ट्रीज हो गया, ट्री से कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, स्टैक्स हो गया, मोनोटोनिक स्टैक हो गया, एल्गोरिदम्स में बात कर ले तो रिकर्जन पूछ लिया जाता है, बाइनरी सर्च पूछ लिया जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन आप अप्लाई कहाँ पे कर रहे हो, उस हिसाब से हमें रिसर्च करनी चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट डीएसए टॉपिक्स है, वो कौन सी कंपनीज हैं जो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हैं। उसके बाद लाइक वी कैन डिफाइन द डीएसए टॉपिक्स। ओके ओके ग्रेट। आपने 5 ऑफर्स क्रैक किए हैं, बट सारे के सारे तो इंटरव्यूज नहीं निकाल पाए होंगे, तो कुछ रिजेक्शंस भी हुए हैं इस जर्नी में? बिल्कुल फिराज, रिजेक्शन तो मतलब इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी। इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से व्हेन आई वाज इन अ कॉलेज, तो मेरी दो कंपनीज में रिजेक्ट हुआ। वन वाज जोश टेक्नोलॉजी ग्रुप, द अदर वाज सैमसंग दिल्ली। एंड आई मेरी जो जिसमें मेरा हुआ वो सैमसंग नोएडा थी। दे आर डिफरेंट ब्रांचेस। और जब ऑफ कैंपस में आया तो ऑफ कैंपस में भी दो कंपनी से रिजेक्शन मिला। वन वाज सोरोको एंड द अदर वाज कॉन्सेंट्रिक.ai। बहुत दोनों स्टार्टअप्स हैं, बट हाँ, दोनों से रिजेक्शन मिली। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को इंटरव्यूज़ में इतनी ज़्यादा रिजेक्शन नहीं मिली, बाकी जितनी कंपनीज में दिए सारे निकले। मेरे को रिजेक्शन मिली अप्लाई करने में। मैं जैसे बता रहा था कि मैंने लाइक मोर देन 2000+ टाइम्स इन डिफरेंट एमएनसीज अप्लाई किया है। सो मतलब ऐसा होता था कि मैं बस अप्लाई ही कर रहा हूँ, मैं रोज़ आधा पौना घंटा अप्लाई कर रहा हूँ। तो वो मेल्स आती थी, उसमें रिजेक्शन मिलती थी। तो या दैट वाज द रिजेक्शन कि मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा थी। मतलब ठीक है, रिजेक्शन थी, वो उस वाली रिजेक्शन इज़ रिजेक्शन। इंटरव्यूज़ में इतनी ज़्यादा नहीं मिली। ओके। आपको पता है एक चीज़ कि आप बता रहे हो 2000, आपने 2000 बार अप्लाई किया। आई नो 2000 कंपनी में तो नहीं किया होगा, लेकिन एक कंपनी में आपने 30-40 बार भी अप्लाई किया है। कई बार लोग ना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मैंने एक बार अप्लाई कर दिया गूगल में, एक बार अप्लाई कर दिया माइक्रोसॉफ्ट में, दोनों से ही नहीं आया, तो मैं आगे किस में अप्लाई करूँ? ये बहुत मैंने देखा है आजकल लोगों में। आपको डिमोटिवेशन नहीं होती थी? आप 30-30 बार अप्लाई करते जा रहे हो एक कंपनी में और रिजेक्शन पे रिजेक्शन आया जा रहा है। यार डिमोटिवेशन बिल्कुल होती थी। मतलब आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा हुई स्टार्टिंग में। जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया तो मैं अप्लाई करता था और सुबह सो के उठता था, 3-4 मेल्स आती थी, मतलब 3-4 मेल्स फिक्स थी कि हाँ, रिजेक्टेड रिजेक्टेड रिजेक्टेड। सो होती है, डिमोटिवेशन बहुत होती है। मतलब ऐसा लगता है कि यार क्यों कर रहा हूँ अप्लाई, बढ़िया तो चल रहा है जो है। फिर एक टाइम आया लाइक 15-20 दिन बाद मेरे को थोड़ा डिमोटिवेशन हुई। फिर मैंने सोचा कि यार डिमोटिवेट होके हो क्या रहा है, कुछ फ़ायदा मिल रहा है क्या डिमोटिवेट होके? तो फिर मैंने अपने आप को काइंड ऑफ इम्यून बना लिया। ठीक है, डिमोटिवेशन मिल आ रही है, रिजेक्शन मिल आ रही है, मैं तो खुश होता था, चलो एक और रिजेक्शन मिल आ गई। तो 1 महीने के बाद मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। रिजेक्शन मेरे से फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरा एम था कि अप्लाई करना है, उसके अपना कंक्लूजन का वेट ही नहीं करता था। रिजेक्ट हो गया कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नहीं, अगर नहीं रिजेक्ट हो रहे, गलती से अगर वो कॉल आ गया तो तब बहुत खुशी होगी ना। तो बस ये होप में मैं फिर अप्लाई करता गया। फिर मैंने डिमोटिवेशन को छोड़ ही दिया। मैंने कहा नहीं, तब छोड़ो, कोई बात नहीं, होने दो रिजेक्ट, इट्स ओके। तो ऐसे मैंने हैंडल किया यार। मतलब अपने आप को एकदम ढीठ बना लिया कि ठीक है यार, आने दो रिजेक्शंस। ठीक है वैभव। अच्छा ये बताइए यार, आप बता रहे हो आपने 30-40 बार एक एक कंपनी में अप्लाई किया, तो क्या एक महीने में आप 3-4 बार अप्लाई कर देते थे सेम ओपनिंग पे? नहीं नहीं, सेम ओपनिंग पे आप अप्लाई ही नहीं कर सकते 3-4 बार। मैं, ऐसा नहीं है कि 1 महीने में अप्लाई किया है, ये जो टोटल एप्लीकेशन है एट अराउंड 1 ईयर की है। तो 1 ईयर में ऐसा होता था कि हर कंपनी के पोर्टल पे मतलब 1 महीने में 3-4 आपके रेलेवेंट ओपनिंग्स आ रही हैं। तो मैं जाता था, ढूंढता था रेलेवेंट ओपनिंग्स जो अच्छी लगती थी, फिर उनमें अप्लाई करता था।
तो यही प्रोसेस मैंने फॉलो किया हर एमएनसी में। आई नो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट कोई अदर ऑप्शन नहीं है ना आपके पास। इफ़ यू आर फ्रॉम टायर 3 और आपको चाहिए अच्छी कंपनी, तो करना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसी मिल जाएगी। तो मैंने फिर ऐसे किया, तो 1 साल में इतने एप्लीकेशंस करी मैंने, 1 1.5 साल में, तो इसीलिए था फ्राज। ओके ओके, एकदम भीड़ हो रखी है मार्केट में, आई नो। एंड थोड़ा सा क्या, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, अपनी प्रिपरेशन में भी मेहनत करनी पड़ेगी, और उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी है आपको इंटरव्यू तक पहुंचने में। एंड वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। आगे पॉडकास्ट में बने रहो आप लोग, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि आपने सैमसंग क्यों छोड़ी? 13 लाख का पैकेज मिल तो रहा था सैमसंग में। हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो मैंने सैमसंग मेनली 2 रीजंस की वजह से छोड़ी। द फर्स्ट रीज़न वॉज द क्वालिटी ऑफ वर्क। जो मेरे को चाहिए था ना, क्वालिटी ऑफ वर्क, वो मज़ा नहीं आ रहा था काम करने में। काम मैं कर रहा था, बट वो होता है कि सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ मैंने कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, वो नहीं था सैमसंग में। एंड सेकेंडली, मैं इतना अच्छा डीएसए कर रहा था, मेरे को पता था कि मैं गुड रेटिंग्स में हूँ, मैं लीड कोड पे टॉप 1% में हूँ, तो आई डिज़र्व बेटर। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं बात बनेगी, सैमसंग में रहेंगे तो फिर ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। तो फिर उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं भाई, अब तो करना है। मतलब आफ्टर 5 to 6 months ऑफ जॉइनिंग द सैमसंग एज अ फुल टाइम, मैंने डिसाइड कर लिया था नहीं, अब मेरे को स्विच करनी है। तो बस यही 2 मेन रीजंस थे सैमसंग से स्विच करने के। ओके, तो कम से कम 5x का तो हाइक मिल ही गया आपको, राइट? 5 times ऑफ द सैलरी। आपकी तरह ना बहुत सारे लोग होते हैं जो ये चीज़ सोचते हैं, लाइक लेट्स से टियर 3 कॉलेज से हैं, टीसीएस इन्फोसिस ज्वाइन कर ली स्टार्टिंग में, 3-5 लाख का पैकेज है। दे कीप थिंकिंग कि हमें स्विच करना है, स्विच करना है। थोड़ी बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि एक तो यार फुल टाइम जॉब है ना, 9 to 5 की जॉब होती है, कभी कभी नाइट शिफ्ट भी लग जाती है। उसके साथ साथ ना मोटिवेशन नहीं आ पाती, टाइम मैनेज नहीं हो पाता। तो आप अपने एग्जाम्पल से बताइए कि आपने कैसे टाइम मैनेज किया। एंड आई थिंक आप भी ऑफिस जाते थे, राइट? यस फराज, लाइक आपने तो 9 to 5 बोला, माई शिफ्ट वॉज 7 to 7। क्योंकि सैमसंग में वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलता था। सैमसंग में रोज़ 8.5 आवर्स करना कंपलसरी है। एंड आई वॉज लिविंग इन फरीदाबाद, एंड आई ट्रेवल टू नोएडा रोज़। तो 3.5 घंटे तो मेरे को ट्रैवल में लगते थे, और 8.5 घंटे ऑफिस का। तो मैं सुबह 7 बजे घर से निकलता था, और शाम को 7 सवा 7 तक घर आ पाता था। तो मेरे सीधे सीधे 12 घंटे तो ऑफिस में जा रहे थे, और कोई ऑप्शन नहीं था। यू कैन नॉट, मतलब कुछ तो ढूंढना है ना, यू नीड टू एस्केप द लूप। तो फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, ऐसे तो नहीं। फिर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा काइंड ऑफ हार्ड वर्क शुरू कर दिया, कि मैं 7 बजे घर आता था, मैं थोड़ा आधा पौना घंटा 1 घंटा रेस्ट किया, खाना वाना खाया, एंड आई जस्ट जम्प टू माई स्टडी टेबल। 8 साढ़े 8 बजे मैं बैठ जाता था। तो 8 साढ़े 8 बजे बैठने के बाद एक तो थोड़ी थकान होती है ऑफिस की, उस सब चीज़ को भूलना पड़ता है कि नहीं, थकान जैसी कोई चीज़ नहीं है, भूल जाओ। तो 8:30 बजे बैठे। फिर सबसे मेन डीएसए आपको रिवाइज करना है। और अपार्ट फ्रॉम डीएसए, सिर्फ कंपनीज अगर अच्छी एमएनसीज आप टारगेट कर रहे हो, तो डीएसए के अलावा और भी स्किल्स चाहिए होती हैं, जैसे एलएलडी हो गया, कंप्यूटर सब्जेक्ट्स हो गया। तो मैं 2 से 2.5 घंटा मैं वो पढ़ता था रोज़, विदाउट एनी लाइक ब्रेक। मेरा वीकडेज पे यही स्केड्यूल था कि 8:30 साढ़े 8 बजे बैठ गए रात में, और 10 साढ़े 10 11 बजे तक पढ़ाई करी। फिर मैंने 30 to 45 मिनट्स ब्लॉक कर रखा था अप्लाई करने के लिए, क्योंकि मेरे को पता इतनी आसानी से तो नहीं मिलेंगी चीज़ें। तो 30 to 45 मिनट्स मैंने सिंपली ब्लॉक कर रखा था कि हाँ, कुछ नहीं करना, बस अप्लाई करना है। तो वो 30 40 मिनट में अप्लाई करता था, 2 ढाई घंटा मैं रोज़ पढ़ता था। तो मेरा वीकडे का, मंडे टू फ्राइडे का तो ये स्केड्यूल था। और अब बात करें वीकेंड की, तो वीकेंड पे आई जस्ट पुट थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट। मैं 6 से 7 घंटे, मतलब काइंड ऑफ इन चीज़ों के लिए दे देता था, कि 4 5 घंटे पढ़ लिए, डीएसए पढ़ लिया, एलएलडी पढ़ लिया, कंप्यूटर सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, एंड 1 घंटा मैं अप्लाई करने में देता था। क्योंकि मैं करता था बिलीव कि अप्लाई जब तक नहीं करूँगा, मेरे पास कॉल्स नहीं आएंगे। और अप्लाई करना बहुत बोरिंग काम होता है, आई नो, बट कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आपको करना है। तो वीकडेज पे और वीकेंड पे मेरा ये स्केड्यूल रहता था। बहुत ही अच्छे से आपने बताया ये। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अप्लाइंग टू सो मेनी कंपनीज, मतलब आप 45 मिनट्स निकाल रहे हो एंड 3 घंटे पढ़ रहे हो, काइंड ऑफ 1/4 टाइम जो है वो आपका अप्लाई करने में जाना चाहिए। एंड देखो, ये थोड़ा सा ना पेशेंस वाला गेम है। यू हैव टू कंसिस्टेंटली कीप अप्लाइंग टू एज मेनी कंपनीज एज यू कैन। किसी का देखो इंटरव्यू आएगा, किसी का नहीं आएगा, कहीं से रिजेक्शन आएगा, हो सकता है कि आपका इंटरव्यू कॉल आ जाए, वहां से रिजेक्शन आ जाए। तो ये जो रेगुलर रिदम है ना अप्लाई करने का, ये आपको मेंटेन करके रखना है। इसकी स्ट्रेटेजी भी आपको बताते हैं। उससे पहले हमें ये बताइए आप कि आपने कौन से पोर्टल्स यूज करे अप्लाई करने के लिए, एंड कौन सा पोर्टल आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल था? ठीक है फ्राज, मैंने ज़्यादा पोर्टल्स पे अप्लाई नहीं किया। मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि जो मैंने किया। मैंने एक naukri.com, एक इंस्टा हायर, एक लिंक्डइन जॉब्स और करियर पोर्टल्स, जो कंपनीज़ के डिफरेंट होते हैं, तो इन चारों पे मैंने अप्लाई किया। तो इनसे ज़्यादा मैंने अप्लाई नहीं किया, इतना ही मैंने अप्लाई किया। लेट मी शेयर विद स्ट्रेटेजी कि मैंने अप्लाई कैसे किया। मतलब ऐसा नहीं है कि सिंपली अप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ी सी मैंने स्ट्रेटेजिकली फॉलो किया। तो बात करते हैं सबसे पहले naukri.com की। naukri.com पे मतलब काइंड ऑफ ट्रिक कह लो, या फिर कुछ मेरे को कह लो कि हाँ, मेरे को चीज़ें उससे आउटकम मिल रहा था, तो मैंने वो फॉलो किया। वो क्या था कि मैं रोज़ naukri.com पे प्रोफाइल अपडेट करता था। एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफाइल अपडेट? बेसिकली क्या है
कि कुछ नहीं है, naukri.com पे आपको अपीयरेंस में आना ज़रूरी है। तो अपीयरेंस में आप कैसे आओगे? अपीयरेंस में आप तभी आते हो जब आपकी प्रोफाइल एकदम अपडेटेड होती है, रिसेंट अपडेटेड होती है। तो उसमें मेरे पास 1-2 चीज़ें होती थी, या तो रिज्यूम री-अपलोड कर लो, कुछ नहीं करना, रिज्यूम हटाओ वापस री-अपलोड कर लो, या फिर आपका कोई समरी सेक्शन है या हेडिंग सेक्शन है, उसमें कुछ प्लस माइनस कर लो, डॉट लगा लो या डॉट हटा दो। तो ऐसा अगर आप naukri.com पे रेगुलर करोगे ना, यू गेट द रिजल्ट्स। मेरे को मिले, मेरे को काफ़ी कंपनीज़ के आफ्टर द मार्च 25 के बाद भी काफ़ी कंपनी से कॉल आ रहे हैं, तो अब ठीक है, उससे रिजल्ट मिल रहे हैं naukri.com से। और उसके बाद अगर बात करें इंस्टा हायर की, इंस्टा हायर पे मैंने ऐसा कुछ फॉलो नहीं किया, मैंने नॉर्मली अप्लाई किया और उससे मेरे को ऐसे कुछ कोई रिजल्ट्स मिले भी नहीं इंस्टा हायर से। उसके बाद करते हैं लिंक्डइन जॉब्स की। लिंक्डइन जॉब्स पे मैं ऐसा नहीं है कि कुछ भी अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे अंधाधुनी अप्लाई नहीं कर रहा था। लिंक्डइन जॉब्स पे मैं जनरली उन ओपनिंग्स पे अप्लाई करता था जो रिसेंटली लिस्टेड है, क्योंकि 30 डेज़ पुरानी ओपनिंग पे अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने देख लिया था। तो मैं सॉर्ट बाय टाइम करता था, उसमें एक फ़िल्टर होता है सॉर्ट बाय टाइम का, और जो रिसेंटली अपडेटेड है उसमें आप अप्लाई करो, यू विल गेट द रिजल्ट। और सेकेंडली मैंने ना एक लिंक्डइन प्रीमियम खरीद लिया था, उसका लिंक्डइन का। उसमें एक फ़िल्टर होता है एक्टिवली हायरिंग का, अगर आप सर्च करोगे आपको मिलेगा वो फ़िल्टर एक्टिवली हायरिंग का। तो उसमें बहुत सारे एचआर्स दिख जाते हैं जो उन्होंने बिल्कुल रिसेंट जॉब ओपनिंग्स डाली है। तो आप उनको डायरेक्ट आप मैसेजेस कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। सो वहाँ से भी थोड़े से आउटकम्स आपको मिल सकते हैं। और जो लास्ट तरीका था वो तो है ही सबसे इफेक्टिव तरीका, दैट इज़ करियर पोर्टल्स, क्योंकि जितनी बिग एमएनसीज हैं वो सारी मोस्टली अपने करियर पोर्टल्स पे डालती हैं। तो मैं जाता था, अपनी रिलेवेंट ओपनिंग ढूंढता था, और उसके बाद फिर मैं रेफरल के लिए जाता था, लिंक्डइन पे लोगों को मैसेज करता था, एंड देन आई गेट द रेफरल, मैं उन पे अप्लाई करता था। तो फ्राज यही 4 स्ट्रेटेजी हैं जो मैंने फॉलो करी। तो यस। ओके, ओके। तो रेफरल भी लिया आपने, राइट? रेफरल आपको लगता है कि कुछ हेल्प करते हैं इंटरव्यू कॉल आने में? और रेफरल की जो अप्रोच है ना, मतलब किस तरीके से रेफरल मिले? बिकॉज़ आजकल कोई रिप्लाई नहीं करता है रेफरल माँगो तो। यार रेफरल से फ़ायदा होता ही होता है, डिबेटेबल टॉपिक। मेरे को गूगल में हुआ, गूगल का कॉल रेफरल से आया, इसके अलावा किसी कंपनी का कॉल रेफरल से नहीं आया है। तो आई डोंट नो कि वो फ़ायदा करता है या नहीं करता, बट ठीक है, खाली अप्लाई करने से बेटर कि रेफरल से अप्लाई करो। और कैसे रेफरल मिलते हैं, मतलब मैंने एक स्ट्रेटेजी निकाल ली थी, तो मेरे को उससे तो हमेशा मिल गए। तो मैं क्या करता था, एक सिंपल सा लिंक्डइन मैसेज लिखो, बहुत शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए। उसमें आप पहले अपनी अचीवमेंट्स लिखो, वाई आर यू फिट फॉर द रोल। उसमें आप अपनी जॉब आईडी डालो, उसमें अपना रिज्यूमे का लिंक डालो, ड्राइव लिंक डालो उसमें रिज्यूमे का। और जो जो कंपनीज पे, मतलब आप लिंक्डइन पे जाओ, और जैसे आपको मान लो अमेजोन का चाहिए, आप अमेजोन के लोगों को सर्च करो लिंक्डइन पे। उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते टाइम ना एक ऑप्शन होता है ऐड अ नोट का, उस वाले नोट में आप अपना मैसेज कॉपी पेस्ट कर दो। क्योंकि वो टाइम बहुत कंज्यूमिंग हो जाता है कि पहले आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो फिर आप मैसेज कर रहे हो, वो दिमाग में नहीं रहती चीज़ें। तो आप क्या करो, जाओ सर्च करो, ऐड अ नोट में आप अपना छोटा सा मैसेज डाल दो। और जब कोई एक्सेप्ट करेगा रिक्वेस्ट, जब वो एक्सेप्ट करता है तो उसके ईमेल में पॉपअप होता है कि हाँ किसी ने मैसेज किया हुआ है। तो ये वाली टेक्निक से मेरे को 95% ऑफ द टाइम हमेशा रेफरल मिले हैं। सो आई बिलीव कि बाकी लोगों को भी मिलेंगे। सो आई फॉलो दिस स्ट्रेटेजी। ओके, ग्रेट। अब रिज्यूमे पे आते हैं। रिज्यूमे भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बिकॉज थाउजेंड्स भी मैं कम बोल रहा हूँ, लैक्स ऑफ रिज्यूमे एक एक जॉब ओपनिंग के लिए सबमिट हो जाते हैं, और उसमें से रिक्रूटर को 10-15 निकालने होते हैं मैक्स टू मैक्स। तो एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाया जाए? ठीक है, अच्छा रिज्यूमे मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ कि मैंने जो ओवर द टाइम सीखा और क्या किया। ओवर द टाइम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो कॉलेज ग्रेड्स हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जो अभी कॉलेज से निकल रहे हैं, और दूसरा जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले कॉलेज प्रोफेशनल वर्किंग, जो अपने कॉलेज ग्रेड्स हैं, कॉलेज ग्रेड्स की बात करते हैं। तो कॉलेज ग्रेड्स वालों के पास ना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? 2 ही चीज़ उन पर सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी, डीएस और डेवलपमेंट। तो उसको कैसे अपने रिज्यूमे में दिखाया जाता है? यूजिंग प्रोजेक्ट्स और अचीवमेंट्स। अब प्रोजेक्ट्स में आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है, मतलब कैसा प्रोजेक्ट बनाया है, वो क्यों बनाया है? अब मान लो मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम बना रहे हो, मान लो नेटफ्लिक्स का क्लोन बना रहे हो। नेटफ्लिक्स का क्लोन तो हर कोई बना रहा है ना, तो उसमें आपने नया क्या किया, तो वो चीज़ अपने रिज्यूमे में डालो। एकदम कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट्स मत बनाओ, कॉपी पेस्टेड वाले। थोड़े से अपने यूनिक आइडियाज ऐड करो उसके अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बनाओ, बट हाँ कुछ यूनिक होना चाहिए, जिससे लगे कि हाँ बंदे ने मेहनत करी है। तो अपने प्रोजेक्ट वाला सेक्शन ना सबसे बेस्ट होना चाहिए आपका, अगर आप कॉलेज ग्रेड हो रिज्यूमे में। और उसके बाद आता है सेकंड अचीवमेंट सेक्शन। जैसे मैंने बताया कि अगर आप कॉन्टेस्ट दे रहे हो, कॉन्टेस्ट में आपकी रैंकिंग्स अच्छी हैं, रेटिंग्स अच्छी हैं, तो वो रेटिंग मेंशन करो ना, जिससे पता लगे रिक्रूटर को कि हाँ ये बंदा अच्छा है, इस बंदे को आती है चीज़, इसने डेवलपमेंट भी करी है, इसने उसके बाद अचीवमेंट वाले सेक्शन में कोडिंग भी करी है। तो ये सारी चीज़ें कॉलेज ग्रेड के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती हैं, प्रोजेक्ट्स और अचीवमेंट्स वाला सेक्शन। इसके अलावा आप एक समरी बना सकते हो, जैसे मैंने बना रखी थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब एक समरी हो गई, उसके बाद फिर आपका ऑब्वियसली सीजीपी एंड ऑल हो गया, फिर फ्रेमवर्क्स वगैरह जो टूल्स वगैरह आपको आते हैं वो ऐड कर सकते हो। बाकी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर इफ़ यू वांट टू ऐड वो आप कर सकते हो, वो ऑप्शनल रहता है।
और सबसे इंपॉर्टेंट, वर्ड पे रिज्यूमे नहीं बनाना है फॉर बोथ कॉलेज प्रोफेशनल्स एंड सॉरी कॉलेज ग्रेड्स एंड प्रोफेशनल्स। वर्ड पे रिज्यूमे नहीं चलता है आजकल। आजकल लेटेक्स कोड पे रिज्यूमे चल रहा है, ओवरलीफ पे जनरली लोग बनाते हैं, मतलब मैंने ओवरलीफ पे बनाया था। तो ओवरलीफ पे बनाओ, उससे अपना एटीएस स्कोर देखो, तो उससे मतलब आपको इंप्रूवमेंट पता लगेगी कि हाँ रिज्यूमे में आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अगर एटीएस स्कोर आप स्कैन करते हो, अगर आप कॉलेज ग्रेड हो तो टेंशन मतलब थोड़ा कम आएगा क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर इसके बाद हम बात करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स की, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स में प्रोजेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, अचीवमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एक और नया सेक्शन आ जाता है एक्सपीरियंस का। तो मैंने मतलब कुछ रिज्यूमे स्टार्टिंग में मैं भी ये गलती करता था कि मैं किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, क्या फीचर पे काम कर रहा हूँ, मैं बस वो फीचर लिख दिया, टेक्नोलॉजी लिख दिया और हो गया। फिर मेरे को ओवर द टाइम समझ आया कि नहीं, रिक्रूटर को समझ नहीं आ रहा ना कि फीचर और टेक्नोलॉजी से बदले का मतलब क्या है, इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया आपने, आपने कितने रेवेन्यू जनरेट किया, कितने डॉलर्स रेवेन्यू आपने फ़ायदा किया, या फिर वर्कफोर्स में कितना आपने इंप्रूवमेंट किया, कितने परसेंटेज ऑफ टाइम आप इंप्रूव कर पाए। तो वो सारी चीज़ें लिखो रिज्यूमे में, अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट तो लिखना है, बट ये चीज़ें लिखनी है कि उससे फ़ायदा क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा हुआ, उससे बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। प्रोजेक्ट वाला सेक्शन एज यूजुअल आप ऑफिस के अलावा या फिर ऑफिस में जो सीख रहे हो वो प्रोजेक्ट में कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, कैसे एडवांस प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, वो चीज़ें देखी जाती हैं। अचीवमेंट्स तो एज यूजुअल कोडिंग अचीवमेंट्स आप लिख सकते हो, आपको कोई अवार्ड कंपनी में मिला है वो लिख सकते हो। बाकी तो कॉमन सेक्शंस होते हैं, जैसे आपको समरी हो गया, फ्रेमवर्क्स हो गया, हॉबीज़ वगैरह आपको ऐड करनी है। तो मेरे को लगता है कि ये तो अगर आप पैटर्न्स फॉलो करोगे फॉर कॉलेज ग्रेड्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो आई थिंक रिज्यूमे विल बी शॉर्ट लिस्टेड सून। बिल्कुल, बिल्कुल। एटीएस स्कोर अपना चेक कर लिया करो बिकॉज़ आजकल एटीएस काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि लैक्स ऑफ रिज़्यूमे कोई मैन्युअली उनको रिव्यू करे, एक साथ देखे। और दूसरा चीज़ ये कि जैसा कि वैभव ने बताया यू हैव टू राइट द एक्सपीरियंस इन अ सर्टेन वे कि आपके काम से इम्पैक्ट कितना हुआ एंड आपने क्या यूज़ किया उसमें, टेक वगैरह क्या यूज़ किया। मैंने बिल्कुल सेम चीज़ अपने रिज़्यूमे वाले वीडियो में समझा रखी है बहुत ही डिटेल में एंड द रिज़्यूमे व्हिच गॉट मी इनटू गूगल। मैंने उस पे एक वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वीडियो के बाद में जाकर के आप रेफ़र कर सकते हैं एंड यू विल बी एबल टू मेक अ डिसेंट रिज़्यूमे फ्रॉम इट। वैभव एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अगर हम लेट्स से आज अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, तो लगभग कितने दिनों बाद हमें कॉल्स आना स्टार्ट होंगे? अपने एक्सपीरियंस से बताइए ज़रा। कितने दिनों बाद एग्जैक्ट नंबर तो फराज बता नहीं सकता, बट मेरे को जो लगा, मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया था मई जून 24 से अप्लाई करना, एंड जो अच्छे कॉल्स मेरे को आए हैं वो जनवरी 25 दिसंबर 24 के अराउंड आए हैं। तो आप 6-8 मंथ्स तो मान सकते हैं कि इतना टाइम तो लग जाएगा अगर अच्छी कंपनी आप एम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप अप्लाई कर रहे हैं और अगले दिन कॉल आने लग जाए इतना, क्योंकि इट इज़ अ पेशेंट गेम, प्रॉपर पेशेंस चाहिए आपको, उसके बिना आई गेस नहीं हो पाएगा। तो 6-8 मंथ्स बेयर मिनिमम है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। सो या ओके, ग्रेट। ये भी बता दीजिए कि अपार्ट फ्रॉम डीएसए आपने और क्या-क्या प्रिपेयर किया व्हेन यू वर ट्राइंग टू स्विच फ्रॉम सैमसंग? सो अपार्ट फ्रॉम डीएसए मैंने और भी काफ़ी सारी चीज़ें करी। और पहले मैं बताया तो क्यों करी। कुछ कंपनीज़ हैं, मतलब मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं था कि गूगल अमेजोन ही जाना है। मेरा टारगेट था किसी अच्छी कंपनी में जाना है, अच्छी एमएनसी में या फिर अच्छे स्टार्टअप में जाना है। तो मैंने थोड़ी रिसर्च करी, फिर पता लगा कि वो SD1 रोल्स जो होते हैं उनके लिए भी अच्छी कंपनी, जैसे फ्लिपकार्ट हो गई, मिंत्रा हो गई, मीशो हो गई, ये कंपनीज मशीन कोडिंग राउंड भी पूछ रहे हैं, दैट इज़ LLD, लो लेवल डिज़ाइन राउंड। तो मैंने अपार्ट फ्रॉम डीएसए पूरा LLD भी कंप्लीट किया। उसमें मैंने प्रॉपर डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़े, कैसे फ्लो डायग्राम्स बनाते हैं, उसका थोड़ा इंटरव्यू कैसे देते हैं उनमें, वो सब मैंने चीज़ें प्रिपेयर करी। एंड ऑल्सो कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जैसे कुछ कंपनी, जैसे मैंने कंपनी दिया आयन ट्रेडिंग में, उसमें बहुत ज़्यादा ऊप्स पूछा गया मेरे से, बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे पूरा जो इंटरव्यू था वो ऊप्स में था। तो मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी अच्छे से प्रिपेयर करे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऊप्स हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया एंड DBMS हो गया। ये 4 सब्जेक्ट्स भी मैंने अच्छे से प्रिपेयर करे। LLD बहुत अच्छे से किया, डीएसए तो चल ही रहा था, और डेवलपमेंट जो मैं करंट एंड्रॉयड प्रोफाइल में मैं अभी कर रहा हूँ, वो कैसे चीज़ें हो रही हैं, वो उनका पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, उनका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने करा। तो अपार्ट फ्रॉम डीएसए ये सारी चीज़ें मैंने करी। ओके। जो वैभव ने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, उन्होंने एक डॉक बनाया हुआ है उसका, तो आई विल प्रोवाइड दैट इन द डिस्क्रिप्शन। आप लोगों को हो सकता है किसी किसी को उससे हेल्प मिल जाए, सो यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन आफ्टर द वीडियो। ठीक है वैभव, तो फाइनली आपने इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं इतनी सारी कंपनीज़ में एंड ये रिसेंट के इंटरव्यूज़ हैं, सो आई वांट टू नो कि आजकल SDE प्रोफाइल के लिए किस तरीके के राउंड्स हो रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, गूगल, अमेजोन, जो भी आपने कंपनीज़ में इंटरव्यू दिया है उसमें? ठीक है फराज, तो मैं इस आंसर को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा। 4 पार्ट्स में क्यों? सबसे पहले डिस्कस करते हैं डीएसए राउंड। अब डीएसए राउंड मैं नाम बता देता हूँ। सबसे पहले होता है डीएसए राउंड, एक हो गया LLD राउंड, एक हो गया डेवलपमेंट राउंड, काइंड ऑफ जो टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो, एक हो गया लीडरशिप प्रिंसिपल्स। तो सबको एक एक बार बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीएसए राउंड की। मतलब 80 to 90% ऑफ द MNCs में डीएसए राउंड इज़ कंपलसरी, वो होता ही होता है।
और लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिपेंड करती है आप किस कंपनी में टारगेट कर रहे हैं। अगर आप अमेजोन में टारगेट कर रहे हैं तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी लो रहेगी, बट आप गूगल, डीशो या उबर में टारगेट कर रहे हैं तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफ़ी इंक्रीज रहेगी। बट वो राउंड का मतलब जो राउंड होता है उसका कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि वो डीएसए राउंड ही होगा। अपार्ट फ्रॉम द डीएसए राउंड एलएलडी राउंड होता है। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज एलएलडी राउंड, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। जैसे सपोज कि आपको बोल दे कि डिज़ाइन अमेजोन, तो डिज़ाइन अमेजोन इज़ अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन। ऐसा नहीं है ना कि आप सीधा अमेजोन डिज़ाइन कर दोगे, ऐसा नहीं होता। तो वो हम्म। आप उनसे क्रॉस क्वेश्चंस पूछोगे कि लाइक किस फीचर पे काम करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम लॉग इन लॉग आउट वाली फंक्शनलिटी पे काम करना चाहते हैं। तो इंटरव्यूअर आपको बोलेगा ठीक है लेट्स डू लॉग इन लॉग आउट, उसका कुछ डिज़ाइन बनाते हैं। तो आप सोचोगे फिर लॉग इन लॉग आउट कैसे इंप्लीमेंट होता है, उसमें क्या डिज़ाइन पैटर्न्स लगते हैं। अब जैसे मान लो लॉग इन में भी अब एक यूज़र लॉग इन है, एक एडमिन लॉग इन है, एक वेंडर लॉग इन है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के लॉग इन हो सकते हैं। तो आपको वो सारी चीज़ें अपने डिज़ाइन जो आप डिज़ाइन बना रहे हो, डिज़ाइन डॉक बना रहे हो, उसमें आपको सारी चीज़ें एकोमोडेट करनी है। आपको सोचना है कि आप कौन सा डिज़ाइन पैटर्न लगा सकते हो, आप कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो। तो एलएलडी राउंड कम्प्लीटली ऐसे टू वे होता है एंड इट्स अ ओपन एंडेड राउंड। सो एलएलडी के लिए प्रिपेयर करने के लिए कुछ रिसोर्सेज हैं जैसे जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। उसके बाद जो थर्ड राउंड होता है, थर्ड राउंड इज़ काइंड ऑफ डेवलपमेंट राउंड, कि आपने अभी तक कंपनी में क्या काम किया है, कि किस टेक पे आप काम कर रहे हो। सपोज जैसे मैंने 2 कंपनीज़ में दिया था, लाइम रोड में एंड सोरोको में। लाइम रोड में मैं एंड्रॉयड प्रोफाइल के लिए दे रहा था, तो एंड्रॉयड का उन्होंने पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन बनवा लिया इन द इंटरव्यू इटसेल्फ। उन्होंने कुछ बोला कि हाँ ये चीज़ें इंप्लीमेंट करके दिखा दो। तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए, मतलब अगर आप स्टार्टअप्स टारगेट कर रहे हो तो आपका जो डेवलपमेंट स्किल्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड सिमिलर विद सोरोको, इट वाज अ सी प्लस प्लस डेवलपर रोल। तो मैंने एक सी प्लस प्लस डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाया था, मेरे को उसके लिए 2 दिन दिए गए थे। तो आई रिसर्च ऑन इंटरनेट और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी उस टाइम पे, और फिर मैंने वो बनाया। तो थर्ड राउंड यही होता है कि डेवलपमेंट राउंड जो आपने अभी तक किया। एंड द फोर्थ वन जो जनरली बच्चे मतलब ऐसे छोड़ देते हैं, जैसे दैट इज लीडरशिप राउंड। गूगल में उसको गूगलीनेस बोलते हैं, अमेजोन में उसको बार रेजर या लीडरशिप प्रिंसिपल्स राउंड बोलते हैं। तो बेसिकली वही होता है कि जैसे मान लो आपकी कलीग्स में आपकी लड़ाई हो गई, तो हाउ विड यू हैंडल दैट। वो बेसिकली देखना चाहते हैं कि कल्चर फिट है या नहीं है, जो एम्प्लॉय हम हायर कर रहे हैं वो उसका नेचर कैसा है। सो सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके जैसे हुए हैं वो उससे पूछ के, उससे रिलेट करके, वो वाला राउंड काइंड ऑफ वो होता है। जनरली इसका एक अप्रोच होती है स्टार पैटर्न। अगर आप वो ढंग से मतलब प्रिपेयर करोगे तो यू विल बी एबल टू गिव द गुड आंसर्स फॉर दैट। सो फराज आई बिलीव कि यही 4 तरीके के राउंड्स होते हैं जनरल SD1 रूल्स के लिए। ऑलराइट, ग्रेट। अच्छा, फाइनली वैभव हमें ये बताइए कि गूगल क्रैक करके आपको कैसा लगा? गूगल क्रैक करके ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा। जिस दिन रिजल्ट आया था मेरे को पता नहीं था कि आएगा नहीं आएगा, बहुत लंबा वेट होता है गूगल में, थोड़ा पेशेंस गेम भी है। तो जिस दिन रिजल्ट आया वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी कि हाँ चलो मेहनत रंग लाई। और मेरी फैमिली वाले भी बहुत खुश हुए, जो फ्रेंड्स को बताया तो आई गेट द मतलब बहुत अच्छे से खुश हुए, सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया। और गूगल आने के बाद तो और ज़्यादा अच्छा लगा, यहाँ का एनवायरनमेंट देख के, ऑफिस देख के, पर्क्स देख के। तो यस, ओवरऑल गूगल होने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हुए। और हाँ यही था। ओके, यू आर इन द बैंगलोर ऑफिस, राइट? या आई एम द बैंगलोर ऑफिस। ओके, ग्रेट। तो आई होप जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा होगा, चाहे वो फ्रेशर हो या फिर किसी कंपनी में काम करके स्विच करने का ट्राई कर रहा हो, उसको ये पॉडकास्ट यूज़फुल लगी होगी। एंड वैभव की लिंक्डइन प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट यूज़फुल लगी है तो डेफिनेटली सारी चीज़ें आपको इंप्लीमेंट भी करनी है, मतलब ये नहीं कि सुन के बस चले जाना है। एंड इफ यू लाइक दीज वीडियोस प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हेयर, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।